प्रेजेंटिव टैक्सेशन की बात कर लेते हैं फटाफट। ये किसके लिए होता है? छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए होता है, जिसमें कि सरकार प्रज्यूम कर लेती है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन में सरकार प्रज्यूम कर लेती है, बेटा तुम्हारी इतनी इनकम है, हम मान लेंगे इतने परसेंटेज तुम्हारी इनकम है। डीम्ड इनकम भी कहते हैं उसको। अगर आपका टर्नओवर या फिर इसे कह लेते हैं ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ तक की। अब ये ग्रॉस रिसिप्ट होता है क्या है? ग्रॉस रिसिप्ट मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। ग्रॉस मतलब जैसे कि मान लो आप कोई चीज़ कोई खरीदी है आपने 60 रुपये में, उस पर अदर एक्सपेंसेस भी किए हैं 20 रुपये के, तो टोटल आपको पड़ी है 80 रुपये की, और आपने बेच दिया उसको 100 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट कितना आ गया? 20 रुपये आ गए ना। आपने खरीदी 60 रुपये में, 20 रुपये का खर्चा किया, 80 की बन गई, आपने बेच दिया 100 रुपये में, आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 20 रुपये का। तो आपने बेची कितने में? 100 रुपये में, तो वही आपका ग्रॉस रिसिप्ट है। आप बेचोगे तो कैसे बेचोगे? या तो कैश लोगे उससे, या तो आप बेचोगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे। इनवाइस जनरेट किया होगा आपने आपने या तो आपने ऑनलाइन पैसे लिए उससे, तो ऑनलाइन पैसे लिए तो आपके अकाउंट में आ गए। आपने इनवाइस जनरेट किया, उसके ऊपर पैसे लिखे हैं आपने, वही आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो वो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होगी। तो इसे भी टर्नओवर कह लेते हैं। टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट, ये तो सेल प्राइस का लोगे की बात है। तो अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ तक की है और आप इंडिविजुअल एचईएफ पीएफ हो, एलएलपी नहीं हो, एलएलपी नहीं हो, इंडिविजुअल एचईएफ पीएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आप ये स्कीम ले सकते हो। और इसमें होता है क्या, बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना। ये बेनिफिट पहले तो मिलता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। सेक्शन 28 से लेकर 43D के प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मतलब जितने भी वहाँ पर क्या थे 28 से 43D के बीच में क्या है, कितने एक्सपेंडिचर्स अलाउड हैं, आपको इनकम वो करनी है, कैलकुलेट करनी है, आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाना है, उसमें से कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो मतलब एप्लीकेबल है नहीं है, इनकम एप्लीकेबल है नहीं है, उसको कैलकुलेट करना है, उसको फिर से ये मतलब कितने से कितने एक्सपेंडिचर अलाउड है नहीं अलाउड है, सब कैलकुलेट करना है। तो वो चीज़ें कुछ भी करना नहीं है आपको, आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है वो। चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको मिल जाएंगी पूरी की पूरी, चैप्टर 80 से 80U की डिडक्शन मिल जाएगी। लॉसेस हैं तो सेट ऑफ कर सकते हो उसको। और इसमें क्या होता है, इसमें कैलकुलेट करते हैं इसकी आपकी पीजीबी की जो इनकम है ना, उसको हम सीधे सीधे सरकार कहती है 8% ऑफ नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन, नॉन डिजिटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट। तो हमने 100 रुपये की बात की थी ना, तो हम क्या वो सरकार कहते हैं कि प्रॉफिट हम मान लेंगे कि 8% या 8 रुपये हो तुम्हारा। एक्चुअली तुम्हारा जितना मर्जी हो, 10 हुआ या 20 रुपये, जितना मर्जी तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, सरकार कहती है कि हम मान लेंगे कि 8% आपका, जो भी 8% ऑफ नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है तो 8% ऑफलाइन पेमेंट नहीं किया, सॉरी ऑफलाइन लिया है पैसा, तो 8% उसका ग्रॉस रिसीट का हम मान लेंगे कि तुम्हारा प्रॉफिट है। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किया है तो 6% ऑफ दी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, आपको डिजिटली आपके अकाउंट पैसे आए हैं, तो डिजिटल वैल्यू जो है, ट्रांजैक्शन टर्नओवर जो है या फिर डिजिटल ग्रॉस रिसीट है, वो हम मान लेंगे आपकी इनकम है, और वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर पीजीबी पे इनकम। इसमें भी आपको तकलीफ हो रही है ना कि ये भी मेरा गलत आ रहा है जी, मेरा तो इससे भी कम है जी, ये फलाना डिस्काउंट, वो सरकार कहती है बेटा अभी तुमको ऑडिट नहीं कराना था, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने थे, लेकिन अभी करवाना पड़ेगा अगर तुम कहते हो कि मेरी इनकम इससे भी कम है तो, नहीं तो हम तो इतना ही मानेंगे अगर आपने स्कीम ले रखी है, ठीक है। और इसमें एक और ख़ास बात है, अगर आप ये स्कीम एक बार ले लेते हो तो बेटा 5 साल तक छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ दी है तो 5 साल तक फिर दोबारा ले नहीं पाओगे, यानी 5 साल तक का लॉक इन पीरियड है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात? ठीक है। कौन ले सकता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या होते हैं? जो कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, ठीक है। तो वो गुड्स खरीदते भी हैं, पहले उसको भी कुछ खर्चा होता है, उसके बाद कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ शॉप का वगैरह रेंट हो गया, ये हो गया, और उसके बाद वो बेचते हैं तो कुछ प्रॉफिट आता है। तो सरकार कहते हैं वो प्रॉफिट हम सीधे सीधे हम प्रेज्यूम कर लेंगे कि इतना है, अगर आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, 2 करोड़ तक का टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट है आपकी, ठीक है। समझ गए मेरी बात? आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ सेक्शन 44A पर आ जाओ कि अगर आप स्पेसिफिक प्रोफेशन में हो। प्रोफेशन क्या होता है? जिस स्पेसिफिक स्किल यूज़ करके आप कुछ अर्निंग करते हो, इसमें कुछ भी आप ये गुड्स की बात नहीं करता है, सिर्फ सर्विसेज की बात करता है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल एचईएफ पीएफ हो। स्पेसिफिक प्रोफेशन मतलब कुछ स्पेशल अलग लेवल के स्किल्स हैं, जैसे कि लीगल, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग फील्ड, इस सेक्टर में हो। इसके अलावा भी दूसरे हो सकता है प्रोफेशन, स्पेसिफिक प्रोफेशन भी हो सकता है, नॉर्मल प्रोफेशन भी हो सकता है। तो अगर आप स्पेसिफिक प्रोफेशन में हो और आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 50 लाख का है तो आप इसको ले सकते हो। उसमें कितना था बिजनेसमैन के केस में? 2 करोड़ तक का। इसमें कितना है? 50 लाख का। तो
अगर वो 2 करोड़ तक तो वो ले सकता है, अगर ये 50 लाख का है तो ये ले सकता है, स्पेसिफिक प्रोफेशन वाले स्कीम को ले सकता है। और इसमें होता क्या है, सरकार कहती है बेटा जितना भी तुम्हारा टर्नओवर हो रहा है या फिर ग्रॉस रिसीट तुम्हारे पास आ रही है ना, उसका हम मान लेंगे सीधे सीधे 50% पीजीपीपी की इनकम है। एक्चुअली देखा जाए तो उसका मोस्टली उसका कुछ खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। एक अगर रेंट पे ले रखा है कुछ क्लिनिक तो उसका रेंट होगा और साथ में एक कंपाउंडर होगा, उसकी सैलरी होगी। जनरली या तो लोग तो कहीं घरों में भी खोल लेते हैं। तो सरकार कहती है कि तुम ये स्कीम ले लो, अगर तुम्हारा टर्नओवर 50 लाख का तक का हो रहा है तो हम मान लेंगे, हम प्रोज्यूम कर लेंगे कि 50% यानी कितना 50% ऑफ तुम्हारा टर्नओवर या क्रॉस रिसीट है वो तुम्हारी पीजीपी की इनकम है, और तुम्हें सारे 44 वाले बेनिफिट मिल जाएंगे। यानी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं, 28 से 43D वाले जो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, 6 की डिडक्शन मिल जाएगी, लॉसेस है तो सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है कि 5 साल तक का लॉक इन पीरियड भी नहीं है इसके अंदर। स्पेसिफिक प्रोफेशन वाले केस में 5 साल का लॉक इन पीरियड भी नहीं है। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ 44AE पर आ जाओ, 44AE पर आ जाओ। 44 कर लिया, 44ADA भी कर लिया, अब 44AE पर आ जाओ। कौन है ये उनके लिए जिनके पास गुड्स के ट्रक्स हैं और वो 10 नंबर तक हैं, तो आप ये स्कीम ले सकते हो। गुड्स के ट्रक हैं और 10 नंबर तक तो ले सकते हैं। इसमें डीम्ड इनकम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको पता करना होता है कि जो 10 नंबर तक के ट्रक है ना आपके, वो हैवी गुड्स व्हीकल है या फिर नॉन हैवी गुड्स व्हीकल है। कितने हैवी गुड्स व्हीकल है, कितने नॉन हैवी गुड्स व्हीकल है, आपको देखना है। हैवी गुड्स व्हीकल होते क्या है, जिसका ग्रॉस वेट जो है 12 टन यानी 12,000 किलो से ऊपर का होता है, 12 टन से ऊपर का होता है, उसे कहते हैं हम हैवी गुड्स व्हीकल। तो उस हैवी गुड्स व्हीकल के केस में कैसे निकालते हैं इनकम, निकालते हैं 1,000 रुपये पर टन पर मंथ ऑफ यूज़ पर व्हीकल, 1,000 रुपये पर टन पर मंथ ऑफ यूज़ पर व्हीकल, ऐसे आपका हैवी गुड व्हीकल का इनकम निकालते हैं। यानी कम से कम 12 तो है ही टन, तो 12,000 पर मंथ ऑफ यूज़ पर व्हीकल तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, उससे ज़्यादा ही निकलेगा एक हैवी गुड व्हीकल के ऊपर। अगर नॉन हैवी गुड व्हीकल है तो 7,500 रुपये पर मंथ ऑफ यूज़ पर व्हीकल होगा। अगर नॉन हैवी गुड व्हीकल है तो 7,500 रुपये पर मंथ ऑफ यूज़ पर व्हीकल आपका निकलेगा। इसमें भी ध्यान दो, इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है 5 साल का, बाकी सारे बेनिफिट 44 वाले मिल जाएंगे। ठीक है, अब आज जरा एनआर के लिए भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम एप्लीकेबल है। तो क्या क्या है, 44B कहता है कि अगर आप एनआर हो, शिपिंग ऑपरेशन में हो, यानी शिपिंग का बिजनेस करते हो, यहाँ से वहाँ से लोगों को ले जाते हो, फ्रेट इकट्ठा करते हो, तो जो भी फ्रेट आप इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया इकट्ठा करते हो, सीधे सीधे उसका 7.5% हम मान लेंगे कि आपकी इनकम है। ठीक है, उसका खर्चे तो बहुत होते हैं, शिपिंग का रेंट होगा, फ्यूल एक्सपेंसेस वगैरह होंगे और भी दूसरे एक्सपेंसेस होंगे। तो सरकार कहती है हम कुछ नहीं देखना भैया, सीधी सी बात है, 7.5% ऑफ फ्रेट कलेक्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हम मान लेंगे कि वो तुम्हारी इनकम है। उसी तरह से अगर 44BA क्या कहता है, 44BA क्या कहता है कि अगर आप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में हो तो उस केस में हम मान लेंगे सीधे सीधे 5% ऑफ ग्रॉस, जो भी सॉरी 5% ऑफ द ग्रॉस रिसीट, वो तुम्हारी, या रिसीट का मतलब कि यहाँ पर फ्रेट इन इंडिया और आउटसाइड जो तुमने कलेक्ट किया है वो मान लेंगे कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इनकम है। 44BB क्या कहते हैं, अब एनआर हो, ये सब एनआर के केस में एनआर हो और प्लांट एंड मशीनरी की सर्विस देते हो ताकि मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन हो सके, उस केस में जो भी इनकम अमाउंट आप रिसीव करते हो इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, उसका 10% हम मान लेंगे कि आपकी इनकम है। 44BBB क्या कहता है, एनआर हो, सिविल कंस्ट्रक्शन में हो या टर्न की प्रोजेक्ट में है, तो जितनी भी अमाउंट रिसीव की है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उसका 10% हम मान लेंगे कि वो आपकी इनकम है। उसके ऊपर टैक्स दे देना चुपचाप हमको। ठीक है, 44B क्या कहता है, शिपिंग के लिए 7.5%। 44BA क्या कहता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन 5%। 44BB क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी एक्सट्रैक्शन के लिए मिनरल्स की 10%। 44BB क्या, BBB क्या कहता है, 10% ऑफ द इनकम ग्रॉस रिसीट, 10% ऑफ द ग्रॉस रिसीट, ये किसके लिए, सिविल कंस्ट्रक्शन या टर्न के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो 7.5, 5, 10, 10। आगे आ जाओ भैया, एक और स्कीम बता दी सर ने, ये तो खत्म हो गया हमारा 44B। 44 क्या स्कीम हमारा खत्म हो, प्रेजेंटिव टैक्सेशन खत्म हो गया। अब देख लेते हैं 115BAA। एक डोमेस्टिक कंपनी के केस में जनरली जो टैक्सेशन रेट होता है ना वो कितना होता है, जनरली अगर 400 करोड़ से कम तक का टर्नओवर होता है, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट होती है, जिसे टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट भी कहते हैं, अगर जीटीओ नहीं है, एक्चुअली ये टर्नओवर ही होता है, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है। ठीक है, ठीक है, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट मैंने कर दिया। अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो होती है 400 करोड़ से कम तक की होती है तो रेट अप्लीकेबल होते हैं डोमेस्टिक कंपनी के इसमें 25% होते हैं, और 400 करोड़ से ऊपर होता है तो 30% रेट अप्लीकेबल होते हैं, और ये इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। हम टैक्स कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स इक्वल टू 30% ऑफ दी जो भी टोटल इनकम आती है वो आपकी टैक्सेबल, वो आपका इनकम टैक्स होता है।
अब डोमेस्टिक कंपनी मतलब किसी भी केस में जो टोटल इनकम कैसे आती है, टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस चैप्टर 6 से डिडक्शन। चैप्टर 6 में 80C और 80U को माइनस करते हैं, याद रखो, ऐसे निकाल देते हैं हम। टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C और 80U के डिडक्शंस। आप ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते थे, याद करो, 5 हेड की इनकम करते थे हम, 5 हेड की इनकम करते थे। कौन कौन सी थी हमारी, सैलरी थी, दूसरी कौन थी, इनकम फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी थी, तीसरा कौन था, पीजीबीपी था, आगे कौन था, आगे था हमारा कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सारी इनकम को इकट्ठा करते थे, क्लबिंग करते थे, और कहीं से भी आ रही तो उसको क्लब करते थे, माइनस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करते थे, तो इससे आता था हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, उसमें से 80C 80U की डिडक्शन माइनस करते तो आती है टोटल इनकम। तो इस टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। दोनों एक चीज़ है, एक ही चीज़ है दोनों। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सर्च भी किया इसके ऊपर कि टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम वन आर द सेम थिंग। ठीक है, तो इस टोटल इनकम के ऊपर जो होती है वो आपको टैक्स पे कर देना होता है। लेकिन अब आप नई स्कीम ले सकते हो 115BAA, ये नई स्कीम है, और एक 115BAB भी है। ये है डोमेस्टिक कंपनी पुरानी है, और ये है डोमेस्टिक कंपनी नई है। नई मतलब 1/10/2019 के बाद बनी है। तो अगर पुरानी कंपनी है तो उस केस में वो कहता है कि तुम ये स्कीम ले लो, इस केस में तुम्हें फ्लैट रेट देना है। कितना देना है, 22%। कितना देना है, 22%, लेकिन साथ में सरचार्ज भी देना है 10%, प्लस साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस भी देना है 4%। तो इफेक्टिव रेट जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा 25.168, 25.168, 25.16 समझ लो उसको। इतना तुम्हारा बन जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स लगेगा इस केस में। किस केस में, अगर आप एक पुरानी डोमेस्टिक कंपनी हो और 115BAA स्कीम ले लेती हो तो। लेकिन इस केस में स्कीम तो ले ली तुमने, इसमें 30% था तुम्हारा, 400 करोड़ से ऊपर 30% था, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 25.16 इफेक्टिव। लेकिन इस केस में तुम्हें सारे बेनिफिट जो डिडक्शन वाले बेनिफिट हैं वो बेटा सब छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हें कितने डिडक्शंस मिलेंगी वो तुम्हें सारे छोड़ने पड़ेंगे, जो भी बेनिफिट तुमने ले रहे थे। 115BAB पर आ जाओ। अगर आपकी नई डोमेस्टिक कंपनी, कौन सी कंपनी है, नई डोमेस्टिक कंपनी यानी 1/10/2019 के बाद बनी है, और साथ ही साथ आपकी नई प्लांट एंड मशीनरी है या फिर नई बिल्डिंग है। एक तो नई डोमेस्टिक कंपनी है यानी 1/10/2019 के बाद बनी है, 2019 के बाद बनी है, 1 अक्टूबर 2019 के बाद बनी है, और उसमें नई प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हो रही है, नई बिल्डिंग यूज़ हो रही है। उस केस में जो आपके रेट हैं वो और कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15%। कितने, 15%। इफेक्टिव कितना होगा, 15 जमा 10 सरचार्ज प्लस 10 हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस, टोटल इफेक्टिव जो रेट है वो 17.16 यानी 117.16। अगर पुरानी डोमेस्टिक कंपनी थी तो 25.16, एक्चुअली 16 नहीं है, 168 है, मैं 16 जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ। 25.16 इफेक्टिव रेट है पुरानी कंपनी में, नई है 17.16। 25.16 17.16, 25.16 17.16, कितने का डिफरेंस आ गया, 8 का डिफरेंस आ गया, 8% का लगभग सच तो 15। ठीक है, यहाँ पर कितने का, 7% का दिख रहा है, 1% का यहाँ डिफरेंस बढ़ गया। 15 और 7 22 और यहाँ 15, लेकिन इफेक्टिव हो जाता है 25.16 और यहाँ पर हो जाता है 17.16। ठीक है, समझ में आ गई बात। यह दोनों स्कीम एक बार ले ली तो फिर बेटा छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, एक बार ले ली तो इस स्कीम को आप छोड़ नहीं सकते, समझ गए। डोमेस्टिक कंपनी वाले सुन लो, अगर स्कीम ले ली 115BAA या 115BAB तो इस स्कीम को छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते हो। आगे आ जाओ भैया। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक अलग से पॉइंट डाल दिया सरकार ने, चल देख लेते हैं सरकार के, विवेक काबर ने डाल दिए हैं। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्लांट एंड मशीनरी लेते हो, ठीक है, तो पूरी डिडक्शन आपको अलाउड होती है, पहले साल अलाउड होती है। ये अगर 180 दिन से ऊपर होता है तो पूरी डिडक्शन आप उसी साल क्लेम कर लेते हो, डिप्रिसिएशन मतलब। और अगर नहीं होता है तो 2 साल मिला के आप क्लेम कर लेते हो, पूरा का पूरा कर लेते हो उसको। कहाँ चला गया। उसके बाद क्या होता है कि आप क्या होता है उस पूरे इक्विपमेंट को अपने बिजनेस में ले जा भी सकते हो, ले जा सकते हो ना। तो उस केस में आपका कोज होता है नील हो जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि पूरा का पूरा आपने क्लेम कर लिया होता है उसका डिप्रिसिएशन, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाता है उस केस में। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बेचते हो, अगर आप उसको बेच देते हो तो बेटा वो पूरी की पूरी वैल्यू जो होती है ना वो टैक्सेबल हो जाती है, समझ गए। तो ये ध्यान रख लो कि अगर बिजनेस में लेते हो तो कोआ नील होती है, अगर आप उसको बेचते हो तो वो उसकी वैल्यू पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। थैंक यू।